तो ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी एक गलती के चक्कर में उनका करियर या इमेज डिस्ट्रॉय हो गई, और इस लिस्ट में पहला नाम है सौरभ जोशी का। ये वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो एंड बिल्कुल मिस मत करना। तो सौरभ जोशी ने मूव तो काफी स्मार्ट खेली थी, लेकिन एक गलती के चक्कर में एक्सपोज हो गए और अब उन पे कोई विश्वास नहीं करने वाला कभी। तो तुमने देखा ही होगा कि काफी टाइम से सौरभ जोशी और अवंतिका की लड़ाइयों की क्लिप वायरल हो रही थी। कभी ये बोर्ड के ऊपर लड़ रहे होते हैं, कभी ये बालों के लिए लड़ रहे होते हैं, कभी इन पे चीटिंग एलिगेशन लग जाते हैं। एंड अब तो अवंतिका सौरभ जोशी के घर से भी चली गई, और इसी को एड्रेस करते हुए सौरभ जोशी ने एक व्लॉग डाल के बताया, जहाँ पे उन्होंने डिटेलिंग तो नहीं दी, लेकिन जिस हिसाब से सौरभ ने वो बात बोली वो सुनकर ऐसी लग रहा था कि अब तो पक्का इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। जो भी हुआ है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जब वो चीज़ हो जाएगी कंप्लीट तब मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, अभी आजकल नहीं है वो यहाँ। अब क्यों नहीं है, क्या है वो सीन, आपको बता दूंगा मैं आने वाले टाइम में ना। जो भी सीन है आपको चल जाएगा पता कुछ टाइम में। अब ज़िंदगी है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं, तो बस वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। फिलहाल तो आजकल अकेले ही हूँ मैं, बस इस तरीके से, जिस तरीके से दिख रहा है आपको व्लॉग बना रहा हूँ। घर पे रहता हूँ, कहीं बाहर भी नहीं जाता मैं। वैसे काफ़ी लोगों को तो अच्छा ही लग रहा होगा, जिन लोगों को पसंद नहीं है अवंतिका, जो लोग ट्रोल करते रहते हैं अवंतिका ने ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, उनको तो अच्छा ही लग रहा होगा। इसलिए इनके डाइवोर्स के रूमर्स भी आने लग गए थे और ये चीज काफी वायरल हो गई थी। लेकिन सौरभ साहब में गलती ये हो गई कि उसी व्लॉग के अगले ही व्लॉग में 11 मिनट 58 सेकंड में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मिरर में तुम्हें सौरभ जोशी के साथ अवंतिका भी दिख जाएगी। तो इस गलती के बाद से सबको इनकी रियलिटी पता चल गई कि इनके बीच में कुछ भी खराब नहीं है, सब ये व्यूज के लिए कर रहे थे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हिच आई टोल्ड इन माय प्रीवियस वीडियो कि लोग सौरभ को जिस तरीके से परसीव करना शुरू कर देते हैं, सौरभ उसी के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू कर देता है। लाइक लोगों को इन दोनों की लड़ाइयां देखने में मजा आता था, बोलते रहते कि अब तो डाइवोर्स पक्का होगा, तो सौरभ ने उसी के रिगार्डिंग क्लिप्स निकालनी शुरू कर दी। वो डायरेक्टली तो नहीं करता था, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में पोर्ट्रे ऐसे करता था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी उसने रिसेंट टाइम में भी करा। बट अपेरेंटली इस टाइम वो गंदी तरह एक्सपोज हो गया और अब लोग इन पे विश्वास नहीं करने वाले। बट हाँ, सौरभ ने अब झूठ नहीं बोला है, अवंतिका सच में घर से जा चुकी है, और उसका सिंपल सा रीजन हो सकता है जिसकी हाई पॉसिबिलिटी है, वो है ट्रेडिशन। अभी मलमास का महीना चल रहा है और इन दोनों कोई शादी नहीं करता, और अगर किसी की शादी पहले हो चुकी है तो जो उनका फर्स्ट मलमास होता है उसमें वाइफ ससुराल में नहीं रुक सकती, उसे अपने मायके में रहना पड़ता है उन दिनों। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसी ट्रेडिशन के चक्कर में भी अवंतिका घर पर नहीं है। ध्रुव राठी, अब वैसे तो पास में उन्होंने काफी ऐसी चीजें कर दी जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, फिर चाहे वो धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलना हो या मैनिपुलेटिव वे से अपने बिजनेस को बढ़िया दिखाना हो, उन सब चीजों से तो ध्रुव राठी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो ही चुकी है। बट रिसेंट में की हुई दो चीजों ने ध्रुव की इमेज और डिस्ट्रॉय कर दी। पहला तो तब जब ध्रुव ने इस छोटे से यूट्यूबर को स्ट्राइक मार दी, तो ध्रुव राठी ने वीडियो डाली थी जहाँ पे उसने हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह पे सवाल उठाए थे, तो उसी के अगेंस्ट पे जब इस यूट्यूबर ने वीडियो बनाई थी तो वो काफी वायरल हुई थी, क्योंकि उसकी एज और बातों में काफी डिफरेंस था और उसी ने लोगों को अमेज कर दिया था। बट कुछ टाइम बाद डीएस एजुकेशन कम्युनिटी पोस्ट करके बताते हैं कि ध्रुव राठी की तरफ से उन्हें 2 स्ट्राइक मिल चुकी है, एक और स्ट्राइक मिली तो चैनल उठ जाएगा। एंड यहाँ से ध्रुव को काफी बैकलैश मिला था, क्योंकि वो दूसरों को डिक्टेटर बोल रहे थे, लेकिन जब किसी और ने उन पे वीडियो बनाई तो उन्होंने स्ट्राइक मार के आवाज दबा दी उसकी। एंड सेकंड, जब बीजेपी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीती थी, अब जब बीजेपी वहां इलेक्शन जीती तब ध्रुव राठी ने ये रील डाल दी थी, बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। बट द पॉइंट इज बीजेपी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन 4 मई को जीती थी, और ध्रुव राठी ने जो अपनी रील में ये क्लिप यूज करी है ये 26 अप्रैल की है। मतलब वो पुरानी क्लिप को यूज करके बीजेपी को डिफेम कर रहा था। एंड जब लोगों ने उसे कॉल आउट करा कि पुरानी क्लिप है, उसके बाद भी ध्रुव राठी ने वो रील टेक डाउन नहीं करी। इवन ट्विटर में मैंने कुछ रिप्लाईज देखे, वहां पे लोगों को कहना था कि जब उन्होंने इस चीज को लेकर कॉल आउट करा तो ध्रुव ने उनको ब्लॉक ही कर दिया सीधा। मतलब ध्रुव जो पास में बोला करता था कि सच्चाई का साथ दो, ये तो डिक्टेटर है, वो सारी चीजें ध्रुव ने खुद ही कर दी, और इन चक्करों में उसकी इमेज और डिस्ट्रॉय हो गई। अंकुर वारिकू, ये गुड टू फील वाली इन्फॉर्मेशन बेचकर मेन स्ट्रीम तो बन गए, बट उस चक्कर में इन्होंने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी। अब वैसे इन्होंने कुछ अच्छा कंटेंट बनाया है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने सपने ही बेचे हैं कि इतने पैसे बढ़े हैं उसे खर्च मत करो, इन्वेस्ट कर दो, 20 साल बाद इतने बन जाएंगे। कॉफी पीने जा रहे हो उसे मत पियो, इन्वेस्ट कर दो। चाय पी रहे हो मत पियो, इन्वेस्ट कर दो। बताऊंगा जरूर। रोज कॉफी पीते हो, 200 रुपए खर्च हो जाते हैं, महीने के 6000 रुपए। यही पैसे अगर आप इन्वेस्ट करते तो देखिए क्या होता है। 10 साल के अंदर 14 लाख रुपए, 20 साल के अंदर 60 लाख, 30 साल के अंदर 2
करोड़ रुपए से। इन्होंने इस चीज को इतनी बार रिपीट करी कि लोगों ने इन्हें सीरियसली लेना ही छोड़ दिया। ये मीम कल्चर का पार्ट बन गए, इनके ऊपर मीम्स बनने लग गए, यूट्यूबर्स कॉल आउट करने लग गए। फाइनेंस नीश को काफी मैच्योर लोग देखते हैं, बट इनकी मीम कल्चर का पार्ट बनने के चक्कर में इनकी वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। ऐसे अगर तुम फाइनेंस नीश फॉलो नहीं करते तो तुम सीए रचना, प्रांजल कामरा, लेबर लॉ इन सबको नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी अंकुर वारिको को जानते होंगे। ऊपर से जो उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी थी डू एपिक शिट, वो भी लोगों को बाद में पता चला कि वो गोस्ट राइटिंग यानी कि किसी और से उन्होंने बुक लिखवाई थी। वहां से भी लोगों को बेट्रेल वाली फीलिंग आई, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई इसके राइटर अंकुर वारिको ही हैं। अब भले अंकुर वारिको ने इन चीजों के चक्कर में अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन फिर भी मुझे उनकी एक फाइनेंशियल एडवाइस काफी अच्छी लगी थी, जिसने मेरे एक्चुअल में फाइनेंसेस ग्रो करने में हेल्प करी थी। तुम भी सुन के जाना, काफी काम आएगा तुम्हारे। अब पहले मैं सोचता था कि यार सारी ग्रोइंग कंपनीज तो यूएस में है, चाहे तुम गूगल ले लो, मेटा ले लो या एनवीडिया ले लो, जिसकी नेटवर्थ ही $5 ट्रिलियन से ज्यादा है, जो काफी कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा है। एंड लास्ट 10 ईयर में एनवीडिया ने 33,000% का रिटर्न दिया है। तब मैं सोचता था कि यार मैं कैसे इनमें इन्वेस्ट करके इनकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकता हूँ, क्योंकि देखो वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट एंड यूएस स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में सेम ही तरह से परफॉर्म करते हैं। इवन इंडियन स्टॉक मार्केट कई बार अच्छा परफॉर्म कर जाता है। ऑल्दो अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो S&P 500 जो कि यूएस मार्केट का इंडेक्स है, उसने 30% का रिटर्न दिया है, बट इंडियन निफ्टी 50 ने 0% का रिटर्न दिया है। बट यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है कि तुम सिर्फ स्टॉक में नहीं बल्कि डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हो। 5 साल पहले डॉलर की वैल्यू 72 रुपीज थी और आज 95 पहुंच चुकी है। मतलब इंडियन करेंसी 24% से टूट चुकी है। तो जो ये करेंसी एप्रिसिएशन है ना, ये तुम्हारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को और प्रॉफिटेबल बना देता है। बट द प्रॉब्लम है इसके यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तब मुझे अंकुर वारिको की वीडियो से IND मनी प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, जिसने मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी। तुम भी सुन के जाना, काम की चीज है। तो अब देखो, यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इंडियन करेंसी को USD में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए तुम लोकल बैंक भी यूज कर सकते हो, बट उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। बट IND मनी तुम्हें लोएस्ट चार्जेस में करेंसी कन्वर्जन देता है। सेम अमाउंट को अगर तुम किसी लोकल बैंक से प्रोसेस करवाओगे तो 3-4 हजार रुपए ज्यादा लग सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर तुम IND मनी को यूज करते हो। एंड इसे स्टार्ट करना भी काफी इजी है, सेम वैसे जैसे तुम अपना डीमेट अकाउंट बनाते हो। बट अभी भी जब तुम इन्वेस्ट करने जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखेगी। लाइक जैसे कि मेटा का एक शेयर का प्राइस $635 है, यानी एक शेयर तुम्हें 60,000 का पड़ेगा। इतना पैसा कहां से लाओगे इन्वेस्ट करने के लिए? तो उसकी भी कोई टेंशन मत लो, यूएस मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स मिलते हैं। मतलब कि अगर 60,000 का शेयर है और उसमें तुम सिर्फ 100 रुपए लगाना चाहते हो तो तुम लगा सकते हो, तुम्हें उस 60,000 में से 100 रुपए वाला हिस्सा मिल जाएगा। और तो और अब यूएस स्टॉक में SIP भी कर सकते हो सिर्फ 500 रुपए से। एंड मार्केट में डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सैमसंग तो यूएस कंपनी नहीं है तो तुम डायरेक्टली उसका शेयर नहीं खरीद सकते, बट IND मनी पे यूएस लिस्टेड ETFs मिलते हैं, जिसमें एक साउथ कोरिया ETF भी है। उसके अंदर सैमसंग, हुंडई जैसे काफी सारी बड़ी बड़ी साउथ कोरियन कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो जो कंपनी डायरेक्टली यूएस लिस्टेड नहीं है उनमें भी ETF के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब तुम्हें लगेगा कि भाई बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे टैक्सेस में। तो बता दूं, IND मनी तुम्हें कंप्लीट रिपोर्ट्स बना कर देता है। तो साल के एंड में जब इनकम टैक्स फाइल करना हो तो रिपोर्ट डाउनलोड करके सीधा अपने CA को भेज दो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो एंड अकाउंट ओपनिंग फ्री है, 0 चार्जेस। KYC कंप्लीट करो एंड जो वो मांगे उसे फिल करो, अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करो और अपने पैसे USD में कन्वर्ट कर लो। सिंपल। एप्पल, गूगल, मेटा जहां भी इन्वेस्ट करना हो डायरेक्टली हो जाएगा। बस जो भी करना अपनी ही रिसर्च से करना और एक बार IND मनी को जरूर चेकआउट करना। वंशज सिंह, इसने तो इतनी गंदी अपनी इमेज डिस्ट्रॉय करी कि एक ही दिन में 11,000 लोगों ने इसे अनफॉलो कर दिया। तो ही इज द आयरन लाइव स्ट्रीमर। वहां से उसने काफी अच्छा खासा अपना नाम बना लिया था एंड लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और पसंद करने का एक बहुत बड़ा रीजन था इसकी एक्स गर्लफ्रेंड पूजा गोस्वामी। लोगों को इन दोनों को साथ में देखने में काफी मजा आता था, इनके एडिट्स बनते थे, लोग इन्हें शिप करते थे। एंड वैसे भी जब तुम कपल के साथ कंटेंट बनाते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा एंगेजमेंट मिलती है, क्योंकि दोनों जेंडर की तरफ से रीच आती है। तो यही चीज वंशज के केस में भी था। इवन इसकी वो कॉफी वाली क्लिप तो हद से ज्यादा वायरल हुई थी। तो कोल्ड कॉफी नहीं मंगाई थी नहीं, हॉट तो सिर्फ आप हो। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट सडनली इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। एंड ब्रेकअप होने के बाद भी काफी बार वंशज ने अपने ब्रेकअप के अराउंड कंटेंट बनाया है। पॉडकास्ट में जाके भी उसने इस बारे में बात करी है कि देखता हूँ भाई कैसा होता है। तो मैंने ना डेटिंग ऐप्स कभी यूज़ नहीं किए थे लाइफ में, क्योंकि जो मेरा लास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत लंबा था, मतलब ऑलमोस्ट 8 years। 8 years? या तो स्कूल डेज से था वो।
एंड लोग भी इन दोनों को साथ में देखना चाहते थे। लोगों को समझ नहीं आता था कि ये दोनों अलग हुए क्यों, बट अब वो सारी चीज आके रिवील हुई। अभी रिसेंटली पता चला कि वंशज की एक्स गर्लफ्रेंड पूजा किसी और को डेट कर रही है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस वो वंशज का फ्रेंड ही है एंड उसको पास्ट में पूजा ने राखी भी बांधी थी। तो जब ये चीज लोगों को पता चली तो वंशज ने वापस इसके अराउंड कंटेंट बनाना शुरू करा। अब कुछ लोगों ने तो वंशज को हेट दिया कि भाई कितना मिलकर करेगा अपने ब्रेकअप को, बट कुछ लोग पूजा को हेट कर रहे थे ये बोलकर कि अपने एक्स के दोस्त को डेट करना भी गलत है। तो इन रीजंस के चक्कर में वंशज यहाँ पे विक्टिम दिख रहा था और सारा हेट पूजा की तरफ जा रहा था। देन फाइनली पूजा एक रील डालकर वंशज को पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है। उसने क्लैरिफाई करा कि जब मैंने उसे पास में राखी बांधी थी तब मुझे भी नहीं पता था कि फ्यूचर में हमारे साथ ये सब होगा। So about the Rakhi picture, yeah, I think 2022 या 2023 की है। I was so stupid, oh my god. I don't know how to say it. मैंने घर में सबको राखी बांधी थी उस वक्त। I never had that intent. मुझे थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ होगा। Yes, it might look wrong and odd and everything. I completely agree with that. And actually, I'm sorry about it as well. एंड सेकंड थिंग कि हमारा ब्रेकअप इसलिए हुआ था कि वंशज पूजा के ऊपर चीट कर रहा था। Yes, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew that I am being cheated on. But he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. All the people जो टीनिया मीनिया है उसके आसपास जिनको अचानक से अब समझ आता है कि क्या गलत और क्या सही है, तब कहाँ थे तुम लोग? Almost everyone knew, but nobody told me. Almost 2 साल तो चला है, मतलब ये 2 साल अच्छे खासे कांटेक्ट में थे. And when I figured out, I left, of course. But before that, we got into a break before actually breaking up. जब मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि ऐसा हुआ था, तब I decided to break up. I went full cut off through. इवन वंशज जिसको डेट कर रहा था उसके ऊपर भी वो किसी और के साथ चीट कर रहा था एंड साथ ही साथ बैकअप के लिए वो पूजा को भी मैसेज करके वापस बोल रहा था आने के लिए। This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ, फ्लर्ट करते हुए पकड़ा गया। एंड इसी दौरान ये मुझे भी कॉन्स्टेंटली कॉल और टेक्स्ट कर रहा था begging me to come back लोगों। एंड 2 साल तक इस आने के बाद पूजा ने वंशज से ब्रेकअप करा एंड जब ये चीज लोगों को पता चली उसके बाद से वंशज को इतना हेट मिल रहा है, इतनी रीलें बन रही है उसके अगेंस्ट में जिसकी कोई हद नहीं है। उसने काफी अच्छे खासे लेवल तक अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर ली। दिव्यांश पांडे व्लॉग, इसने तो इस हद तक अपनी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी कि अब ये कुछ भी कर रहा है लोग सब कुछ स्क्रिप्टेड ही समझ रहे हैं। तो भी रिसेंटली इसके छोटे भाई ओम की बहुत सीरियस तबीयत खराब हो जाती है, इतने कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ जाता है। तो सिचुएशन काफी सीरियस थी, काफी सीरियस माहौल था और वही दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई व्यूज मिल कर रहा है। बट उन्होंने बोला कि जान का खतरा है। हल्ला मत मचा ज्यादा, तेरी जान ले लूंगी मैं बकवास करेगा तो। ऐसा मत बोला कर, गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ नहीं होगा उसे, क्यों होगा? अगर ओम हमारे साथ नहीं रहा तो कमी से बोला कर जरा। दबा के व्लॉग्स आ रहे हैं और व्लॉग्स तो चलो आ रहे हैं, उसका टाइटल ऐसा रखा जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। रीलें डाली जा रही है, उसमें भी कैप्शन लिखा जा रहा है कि ओम इज नो मोर क्वेश्चन मार्क फाइटिंग। इस टाइप के अजीबोगरीब चीजें करी जा रही है जो देखने से लग रहा था कि भाई पक्का स्क्रिप्टेड होगा, क्योंकि भाई कोई भी नॉर्मल इंसान ये चीज तो नहीं करेगा। और उस चक्कर में से काफी हेट मिला, लोगों को लग रहा था कि भाई पक्का स्क्रिप्टेड होगा। उसके ऊपर मैंने भी रिसर्च करी थी और मुझे कुछ चीज मिली थी जहाँ पे इसने थोड़ा बहुत ब्लंडर कर दिया था। मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी, तुम जाके देख सकते हो। बट अभी और चीजें नोटिस में आई है, जब दिव्यांश ये एक्सरे देख रहा था तो नीचे नाम देवी था एंड एज 47 थी। तो ये फंडा भी लोगों को समझ नहीं आया। एंड उसके बाद जो ओम था जिसकी तबीयत खराब थी, उसके टीचर की भी तबीयत खराब हो जाती है एंड उसके बाद और हॉस्पिटल वाले व्लॉग आने लगते हैं। बट दिव्यांश की हरकतों के चक्कर में लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि सब रियल में होगा। लोगों को लग रहा है पता नहीं कौन सी सीरीज शुरू कर दी इसने। बट मोस्ट प्रोबेबली जो भी सब हुआ था वो सब रियल में ही हुआ था, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो के नीचे ही कॉमेंट देखे थे। कुछ लोगों को कहना था कि भाई वो हॉस्पिटल में एक्चुअल में वो डॉक्टर है, उन्होंने खुद उनसे ट्रीटमेंट ली है। तो वो सब रियल में हुआ था। जो भी हरकतें करी वो दिव्यांश ने करी, जो डेफिनेटली उसे नहीं करनी चाहिए थी। काफी वियर्ड था वो एंड उसी चक्कर में इसकी इमेज भी काफी डिस्ट्रॉय हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी, तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यूथ को बेरोजगार बोल दिया था, उसके बाद अभिजीत दीपके के थ्रू ये सटायर पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। स्टार्टिंग में सबको लगा कि कोई यूथ मूवमेंट शुरू हो रहा है, इन्हें भर भर के सपोर्ट आया। 15 दिन के अंदर इनके 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। बट अब लोगों को पता चल रहा है कि ये 2020 से लेकर 22 तक आम आदमी पार्टी में काम करते थे। उनके सोशल मीडिया मैनेजर थे, जो भी मीम्स बनाना हो या उनको इंटरनेट पे प्रमोट करना हो, वो सारी चीज यही अभिजीत दीपके ही करते थे। 2022 के बाद ये यूएस चले गए थे पढ़ने, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था। तो जब लोगों को ये बात पता चली तो लोग इन्हें बहुत हेट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ और लगा था और रियलिटी कुछ और निकली। क्योंकि नॉट फील की कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक सब पार्ट मान लो वही है, क्योंकि पास में अगर ये आम आदमी पार्टी में काम करते थे तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच करती थी, इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अब ये सेम ही आइडियोलॉजी को कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू ही प्रमोट करेंगे। एक तरह से लोगों को लग रहा है कि है ये आप ही, बस नाम अलग है। अब ऊपर से भी अभिजीत ने बताया था कि वो इंडिया आ रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए, बट बाद में शयन कृष्णा नाम के इन्फ्लुएंसर का क्लेम है कि ये इंडिया खुद से नहीं आ रहे, इन्हें लाया जा रहा है, इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है यूएस से। ये जो बंदा है अब ये बोल रहे हैं कि मैं इंडिया आ रहा हूँ रेवोल्यूशन के लिए। अबे साले तो ये डिपोर्ट कर रहे हैं,
तू दिखा पासपोर्ट, क्या स्टैंप लगी हुई है, दिखा हिम्मत है तो। अब इस पे सच्चाई कितनी है ये तो नहीं मालूम इसका, क्योंकि अभी कोई एविडेंस नहीं है। बट हाँ, जब से लोगों को इनकी हिस्ट्री पता चली कि ये पास में आम आदमी पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, उसके बाद से लोगों ने बहुत हेट दे रहे हैं। अब बात करते हैं ट्यूब स्टैक की, यानी कि मेरी। अब पहले मैंने सोचा था यार कि एक डेडिकेट वीडियो बना के तुम्हें ये बताऊं, बट फिर मैंने सोचा यार इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो द थिंग इज कि आज से कुछ दिनों पहले मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है काफी बड़े क्रिएटर की तरफ से। मैं यहाँ पे उसका नाम मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पे पास पे काफी वीडियोस बना चुका हूँ। एक स्ट्राइक है, अगर 2-3 और स्ट्राइक लग गए तो चैनल ही खत्म हो जाएगा। कुछ वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दी, बट एक वीडियो में व्यूज काफी अच्छे थे और उसमें कुछ सही बताओ गलत था भी नहीं, वैसे तो किसी में गलत नहीं था, बट स्टिल मुझे समझ नहीं आ रहा, माइट भी मैं तब तक इसे प्राइवेट कर दूं जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, बट अब तक तो नहीं करी फिलहाल। एंड तुम सब उसे जानते होंगे, वो एक डॉक्टर है। इंटरनेट के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी में रह चुकी है और लोगों को तो मानना ये भी है कि वो किसी एआई यूट्यूबर की गर्लफ्रेंड भी है। तो तुम समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनकी तरफ से मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है। मैंने उन्हें मेल भी करा कि आप स्ट्राइक वापस ले लीजिए, मैं अपनी वीडियो खुद ही प्राइवेट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो 10-10 महीने पुरानी वीडियोस थी, वैसे भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उन्हें पर्सनली भी डीएम करा और वहां से भी मुझे कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, फ्यूचर में और स्ट्राइक वगैरह लग गई, कभी चैनल ही उठ गया तो एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि बैकएंड में क्या चल रहा है। बट मेरे को यार समझ नहीं आया, इतने बड़े लेवल पे हैं, वो भी 10 महीने पुरानी वीडियोस, उसके बावजूद इन्हें उस पर स्ट्राइक मारनी पड़ रही है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्यों ये कमेंट्री जॉनर अब डेड हो रहा है। किसी को कॉल आउट करो, आए दिन स्ट्राइक लग जाती है। और मैंने तो बहुत रिस्पेक्टफुल होकर वहां पे कॉल आउट करा था उन्हें, पूरी वीडियो में मैंने उन्हें डॉक्टर कह के ही मेंशन करा था, क्योंकि मुझे पता है वो किस लेवल पे अभी। मैं कभी किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता, जो इंटरनेट में था, जो मुझे गलत लगा, जो मेरे ओपिनियंस थे, मैंने सिर्फ उसे कॉल आउट करा, सिर्फ वो चीज बोली थी। उसके बावजूद उन्होंने स्ट्राइक मार के वीडियो उड़ा दी। एंड जितना मैंने सुना कि अगर 2 स्ट्राइक लग गए तो उसके बाद चैनल की रीच वगैरह भी डाउन हो जाती है। तो पता नहीं यार फ्यूचर में क्या ही होगा, अब देखी जाएगी यार जो भी होगा। बस मुझे तुमसे एक ही चीज चाहिए यार, वीडियो में कमेंट कर देना भर भर के, क्योंकि अगर तुम वीडियो में कमेंट वगैरह कर दोगे, लाइक कर दोगे, तो एंगेजमेंट ही बढ़ेगी, तो चैनल डेड वगैरह होने के कोई चांसेस होंगे नहीं। और इसके अलावा मैं तुम्हें अभी फिलहाल कुछ बोल भी नहीं सकता करने के लिए, तो यही एक आखिरी ऑप्शन है। तो अगर तुमसे हो सके तो यार कर देना। बाकी यार फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मुझे और कुछ नहीं बोलना। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। एंड एंटरटेनमेंट कंटेंट के साथ साथ अपने फाइनेंसेस भी ग्रो करो, जैसे कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करके। और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया ही था, एंडी मनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट अकॉर्डिंग टू मी। तो जाके डाउनलोड करो, लिंक तुम्हें पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।